Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this EduTech platform. So first of all, I would like to wish you all a very happy Diwali guys. Now आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रिकवरी पॉलिसी ऑफ बैंक्स के 10 इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में. बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि इफ यू आर प्लानिंग टू एनरोल योरसेल्फ इन any kind of course regarding your JIB examination, so guys this is the right time for you. Why? Because EduTap has come up with big Diwali sale offer जहाँ पे आप लोगों को दिवाली 81 कोड यूज करना है and you will be straight away getting a flat discount of 81% guys. And one more thing you need to remember कि भाई this offer is valid only from 19th October to 21st October 2025 guys. So hurry up guys if you want to enroll yourself in any kind of course regarding your JIB examination. Moving ahead, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर. तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, which of the following is not a clause of bank's recovery policy? Your options are avoid coercive practices, fair practices for debt collection, emphasis on customer harassment for faster recovery. Option D is recovery aligned with the legal requirements guys. अब what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is emphasis on customer harassment for the faster recovery. अब देखिए गाइस, बैंक्स के द्वारा जब भी लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो अगर बोरोवर के एंड से हम लोगों को वहाँ पे जो है वो डिफ़ॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है. अब अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो बैंक को अपना अमाउंट तो रिकवर करना है, तो उसके लिए जो बैंक के द्वारा रिकवरी पॉलिसी अपनाई जाएगी उसके अंदर क्या कुछ क्लॉज नहीं रहेंगे. तो देखिए, कोर्सिव प्रैक्टिसेस को हम लोगों को अवॉइड करना है, इट विल बी अ क्लॉज द रिकवरी पॉलिसी. इसके अलावा हम लोगों को फेयर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है अलॉन्ग विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स. बट हम लोगों को कस्टमर्स को हरास नहीं करना है अभी फॉर द फास्टर रिकवरी. हम लोगों को जो है वो एक एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है सो दैट एक एथिकल वे के अंदर जो अमाउंट है उसको रिकवर कर पाए बैंक फ्रॉम द कस्टमर. हरासमेंट नहीं करनी है, इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज, which of the following statements about the Sarfazi Act is true? Your statements are: it allows bank to enforce security without court intervention, it applies to agricultural loans, it enables the setting up of a central registry, it has an overriding effect on the other laws. Your options are 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4 या फिर 1 and 2 only guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1, 3 and 4. अब देखिए, सारफेजी का मतलब क्या है. सारफेजी एक्ट को पहले तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने ध्यान में रखनी है: सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन इंडिया. ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट इन इंडिया 2002 के अंदर इस पर्टिकुलर एक्ट को जो था इंट्रोड्यूस किया गया था. क्यों इस एक्ट को लाया गया था भाई? सो दैट एनपीएस को रिड्यूस किया जाए और एक फास्टर रिकवरी को हम लोग जो है इंश्योर कर पाएंगे गाइस. अब पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि भाई ये अलाउ करता है बैंक्स को कि भाई सिक्योरिटी को एनफोर्स कर सकते हैं बैंक्स विदाउट एनी कोर्ट इंटरवेंशन. बिल्कुल सही बात है. सारफेसी एक्ट के अगर थ्रू हम लोग जो है रिकवरी कर रहे हैं तो एज अ सिक्योरिटी, अब हम लोग जानते हैं कि जब भी बैंक्स जो है वो लोन ऑफर करते हैं तो कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी बैंक जो है अपने पास जरूर रखते हैं सो दैट अगर कल को बोरोवर डिफॉल्ट करे तो इस सिक्योरिटी के थ्रू बैंक्स अपने अमाउंट को रिकवर कर पाएँ. अब ये जो सिक्योरिटी है इसको एनफोर्स किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा जब भी वो सारफेजी एक्ट का यूज़ करके रिकवरी कर रहे होंगे और वहाँ पे कोर्ट की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होगी. नेक्स्ट इज, इट अप्लाइज टू एग्रीकल्चरल लोन. नहीं भी, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. एग्रीकल्चरल लोन को रिकवर करना है तो वहाँ पे सारफेजी एक्ट का हम लोग जो यूज़ नहीं करेंगे भी. नेक्स्ट इज, इट एनेबल्स द सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल रजिस्ट्री. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. अब देखिए, सेंट्रल रजिस्ट्री क्यों सेटअप की जाती है? सो दैट सारफेजी एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जो एसेट्स जिनको सिक्योरिटाइज करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इनके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन है इनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा इस सेंट्रल रजिस्ट्री के अंदर. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट इज, इट हैज़ एन ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन द अदर लॉज. अब कुछ और लॉज अगर हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी और एक तरफ पे हमारे सारफेजी एक्ट के अंदर जो लॉज दिए गए हैं उनकी बात की जा रही है, तो दोनों में अगर क्लैश होता है तो जो सारफेजी एक्ट के अंडर लॉज होंगे दोज लॉज विल बी प्रिवेलिंग या फिर ओवरराइडिंग ऑन द अदर लॉज गाइस. इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन बिकॉज पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट हमारी जो है बिल्कुल सही हो जा रही है. इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट वन हियर. नेक्स्ट इज, अंडर द सारफेजी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइज एज अ फाइनेंशियल एसेट? Statement are: claim to debt or receivables, secured or unsecured, mortgage or charge on immovable property, hypothecation of the movable property, right or interest in security for the debt. Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number D. चारों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही दी गई हैं यहाँ पे भी. अब देखिए, फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि जिन एसेट्स को जो है वो सिक्योरिटाइज किया जाएगा, रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा,
कौन कौन से एसेट जो हो कैटेगराइज, कौन कौन से एसेट जो हो क्वालिफाई करते हैं फॉर द फाइनेंशियल एसेट विच आर टू बी सिक्योरिटाइज्ड अंडर द सरफेसी एक्ट। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, क्लेम टू डेट और रिसीवेबल। अब चाहे ये डेट और रिसीवेबल जो है वो सिक्योर्ड नेचर के हों या फिर अनसिक्योर्ड नेचर के हों, दोनों ही एलिजिबल हो जाते हैं हमारे फाइनेंशियल एसेट बोलने के लिए। आफ्टर दैट मॉर्टगेज और चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखिए गाइस, ये जो मॉर्टगेज टर्म है इसका यूज हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब भी एक घर के हाउस लोन लिया जाता है और वहां पे एज ए सिक्योरिटी उसी घर के डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाते हैं जिस घर के लिए वो लोन लिया, जिस घर को बनाने के लिए लोन लिया जा रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज किया जा रहा है उस घर को। तो मॉर्टगेज इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर फाइनेंशियल एसेट अंडर द सरफेसी एक्ट। नेक्स्ट इज हाइपोथिकेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हाइपोथिकेशन ये जो टर्म है गाइज, ये यूज की जाती है मोस्टली इन केस ऑफ व्हीकल लोन। तो जैसे मान लो कोई व्हीकल आप लोगों के द्वारा परचेज किया जा रहा है, उस व्हीकल को परचेज करने के लिए जो लोन आप लोग लेंगे, उस लोन के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी है, आप लोगों ने उस सिक्योरिटी की जगह पे इस व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स दे दिए और बोला कि अगर बोरोवर डिफॉल्ट करता है तो बैंक कैन टेक द पोजीशन ऑफ दिस व्हीकल। इसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। सो इट इज ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ फाइनेंशियल एसेट अंडर द सरफेसी एक्ट। नेक्स्ट इज राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज फॉर अ डेट। तो जो भी सिक्योर्ड हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो भी सिक्योरिटी के तौर पे अगर एसेट वगैरह दिए गए हैं, उन सिक्योरिटी के तौर पे जो एसेट दिए हैं, उन सिक्योर्ड एसेट को भी हम लोग जो सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर लेंगे और उनको रिस्ट्रक्चर कर लिया जाएगा अंडर द सरफेसी एक्ट। तो इसीलिए चारों स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हो जाती हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज अप टू व्हाट अमाउंट लिमिट रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट थ्रू द लोक अदालत कैन बी डन। अब लोक अदालत वन ऑफ द इजीएस्ट वे है अमाउंट को रिकवर करने का गाइस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो दोनों पार्टीज के बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट की वजह से हम लोग जो एक फाइनल डिसीजन अवॉर्ड करते हैं यहाँ पे। तो कितने अमाउंट तक की रिकवरी एनपीएस की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ लोक अदालत? 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख या फिर 25 lakh rupees. What should be the right answer? The right answer will be option number C, that is 20 लाख रुपीज तक की जो रिकवरी है वो की जा सकती है ऑफ द एनपीएज विद द हेल्प ऑफ लोक अदालत। एनपीएज क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम लोग कब एक एसेट को बोल देते हैं, जब एक एसेट मतलब जब एक लोन अकाउंट के थ्रू हम लोगों को जो है मोर देन 90 डेज हो जाते हैं देखते हुए कि ना तो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट आ रही है, ना ही इंटरेस्ट की अमाउंट की पेमेंट आ रही है, ना ही किसी और तरह की कोई पेमेंट आ रही है इस अकाउंट के अगेंस्ट। सो मोर देन 90 डेज जब हो जाते हैं ऐसा होते हुए, तो तब हम एक अकाउंट को जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देते हैं गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट within which time period the possession notice should be published in 2 leading newspapers, one of which should be in a vernacular language under the Sarfazi Act 2002 guys. Your options are 1 month, 15 days, 7 days या फिर no time period is mentioned. तो जब भी Sarfazi Act के अंदर हम लोग जो है वो रिकवरी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल बोरोवर की प्रॉपर्टी को पोजेस करना है तो उसके लिए एक पोजेशन नोटिस दिया जाता है। अब ये जो पोजेशन नोटिस है ये 2 लीडिंग न्यूज़पेपर जिनमें से एक न्यूज़पेपर जो लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, इनमें पब्लिश होना चाहिए। तो कितने दिनों के अंदर जो है पब्लिश होना चाहिए, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विद इन 7 days दिस पोजेशन नोटिस शुड बी पब्लिश्ड इन द 2 लीडिंग न्यूज़पेपर, जिनमें से एक जो है वो एक वर्नाकुलर लैंग्वेज का न्यूज़पेपर मतलब लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होना चाहिए भाई। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग रिकवरी एजेंट्स आर करेक्ट। अब option A is bank must have a due diligence process for engaging recovery agents including verification of their antecedents. Option B is banks are not required to inform borrowers about the detail of recovery agency. Option C is recovery agents can operate without any identification or authorization letter from the bank. Option D is banks should not conduct re-verification of antecedents of recovery agent after the initial verification guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A. अब देखिए guys, recovery agents को hire किया जाता है for the purpose of recovery। तो जब भी recovery agents को hire किया जाएगा तो उनकी एक proper verification यहाँ पे की जाएगी before engaging them in the process of recovery including the verification of their antecedents, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि जो रिकवरी एजेंट है जिस इंडिविजुअल को रिकवरी एजेंट के तौर पे आप हायर कर रहे हैं उसका हो सकता है कि बैकग्राउंड अच्छा ना हो, ठीक है, वो ऑलरेडी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा हो या फिर वो खुद एक डिफॉल्टर रहा हो। तो इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को चेक करने के लिए एक प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस जो है वो फॉलो करना रहता है बैंक्स को, इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। Next is a borrower has filed a suit against a bank for the deficiency of service and the breach of contract. The bank approached the debt recovery tribunal seeking a recovery of dues. Can the debt recovery tribunal hear the borrower's claim for deficiency of service and breach of contract? अब borrower ने जो है वो deficiency of service मतलब सर्विसेज बैंक की तरफ से उसको प्रॉपर नहीं मिली और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था स्टार्टिंग में जब भी प्रोडक्ट और सर्विस अवेल हुए थे उस प्रोडक्ट को उस कॉन्ट्रैक्ट को भी
तोड़ा गया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी फॉलो नहीं किया गया है। तो अगर इस तरह का सूट बोरोवर फाइल करता है डीआरटी के अंदर, तो क्या डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर इस तरह के क्लेम्स को सुना जा सकता है? सो योर ऑप्शंस आर यस, डीआरटी कैन हियर ऑल द क्लेम्स रिलेटेड टू बैंकिंग डिस्प्यूट्स। नो, डीआरटी cannot hear the claims of deficiency of service or breach of contract. Option C is only if both parties agree to it. Yes, but only after referring to the civil court, guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number B. तो देखिए guys, DRT के द्वारा इस तरह की ये जो deficiency of service और breach of contract के regarding claims हैं borrower के, इनको address नहीं किया जाएगा। Debt recovery tribunal will be responsible only for addressing the claims related to the recovery, guys. ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हियरिंग नहीं होगी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन लोक अदालत प्रोसेस फॉर द बैंक रिकवरी? स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइंग एनपीएस अप टू ₹20 lakh, फिलिंग पिटीशन विद अ लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसेंट, settlement only through the court proceedings, presiding officer pass an award with both parties consent. Your options are 1, 2 and 4 only, 2, 3 and 4 only, 1, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4, guys. What should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 4 only. अब देखिए लोक अदालत के थ्रू जब भी रिकवरी की जाएगी तो बैंक्स क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बैंक के अंदर उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनकी वैल्यू 20 लाख रुपए तक है, गाइस। ठीक है, क्योंकि 20 लाख तक के अमाउंट को ही रिकवर किया जाता है लोक अदालत के थ्रू। आफ्टर दैट बैंक्स के द्वारा जो इंडिविजुअल पिटीशंस फाइल की जाएंगी फॉर ईच केस विद द लीगल सर्विस अथॉरिटी कंसेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, सेटलमेंट ओनली थ्रू द कोर्ट प्रोसीडिंग, नहीं भी बिना कोर्ट इंटरवेंशन के लोक अदालत के द्वारा जो है वो सेटलमेंट करवाई जाती है, इसीलिए तो लोक अदालत को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पासिस एन अवार्ड विद बोथ पार्टीज कंसेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए लोक अदालत के द्वारा जब भी डिसीजन दिया जाएगा तो वहाँ पे दोनों पार्टीज कौन सी होंगी, यहाँ पे बोरोवर और लेंडर, गाइस। तो दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंसेंट होगा, उसी पे बेस्ड जो है वो अवार्ड या फिर डिसीजन दिया जाएगा बाय द लोक अदालत, गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन A will be the right one here. Next is which of the following modes of recovery may be used by the recovery officer under the DRT? Attachment and sale of property, possession of secured assets, arrest of the defendant, suspension of the borrower's bank account. Your options are 1, 2 and 3 only, 1 and 2 only, 2, 3 and 4 only, या फिर all of the above, guys. What should be the right answer? The right answer will be option number A. अब देखिए guys, रिकवरी ऑफिसर के द्वारा जब भी जो है रिकवरी की जाएगी तो क्या कुछ मोड ऑप्ट किए जा सकते हैं। सो ही कैन अटैच और सेल द प्रॉपर्टी, ही कैन टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट, वो बोरोवर या फिर जो डिफॉल्टर है उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं, बट बैंक अकाउंट को सस्पेंड करना ये रिकवरी ऑफिसर के परव्यू का पार्ट नहीं बनता है, guys. So option A will be the right one here. Next is which of the following statements correctly distinguishes between public sector banks and private or foreign banks in loan recovery? Your options are public sector banks outsource recovery to private agents while private banks recover internally. Option B is public sector banks handle recovery internally while private or foreign banks outsource recovery to the agents. Option C is both public sector banks and private banks use the same external recovery agency. Option D is private banks rely only on the legal proceedings for the recovery, guys. तो public sector banks और जो private या फिर foreign banks हैं उनके द्वारा जो है वो जब भी लोन की रिकवरी की जाती है तो उसमें एक डिस्टिंक्शन किस तरह से मार्क होती है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है, गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर भाई? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इस रिकवरी प्रोसेस को इंटरनली जो है वो हैंडल करते हैं अपने इंटरनल रिसोर्सेज का यूज करके, जबकि जो प्राइवेट और फॉरेन बैंक हैं इनके द्वारा रिकवरी एजेंट्स को आउटसोर्स किया जाता है। आउटसोर्स मतलब थर्ड पार्टी को जो है इन इंडिविजुअल प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स के द्वारा इस पर्टिकुलर रिकवरी वाली जो टास्क एक्टिविटीज है इसको परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन, गाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जामिनेशन तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोर्सेज नाम का टैब देखने के लिए मिलेगा, जहां जाते ही जेआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब आफ्टर क्लिकिंग ऑन द जेआईबी कोर्सेज, जैसे आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट ऑफर किए जाएंगे, गाइस। सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अगर आप लोग जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं। बट अगर आप लोगों के पास टाइम का क्रंच है एंड यू वांट टू प्रिपेयर इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यू कैन ऑप्ट फॉर दिस सुपर क्रैश कोर्स, जहाँ पे चारों कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को जो लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफर किए जा रहे हैं, गाइस।
इसके अलावा अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उन इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस बैंकर्स कैप्सूल कोर्स गाइस, जहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर किया जाएगा और इसके अंदर कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे गाइस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के बैंकर कैप्सूल कोर्स में खुद को एनरोल करना है तो सिंगल वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जिसके थ्रू IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल बैंकर कैप्सूल कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। यहीं पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए मास्टर कोर्स भी देखने के लिए मिलेंगे, जैसे IND-IFS के लिए PPB, AFM और RBWM के लिए आप लोगों को यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट का मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स और बैंकर कैप्सूल कोर्स के बारे में बात। बट अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट है, नाउ यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, तो आप लोग जो है वो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर सकते हैं गाइस, जहां पे आप लोगों को जो है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए सॉल्व्ड पीवाईक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ऑफर किए जाएंगे गाइस। ठीक है, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज गाइस। एंड इन द एंड आई अगेन वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि भाई अगर आप लोग इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू यूज दिस कोड Diwali81 एंड आप लोगों को फ्लैट 81% का जो डिस्काउंट है वो ऑफर कर दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि भाई दिस ऑफर इज वैलिड ओनली फ्रॉम 19th to 21st October 2025 guys. So hurry up guys if you want to get yourself enrolled in any kind of course regarding your JIIB examination. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअली में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।